ने थप्पड़ मार दिया कंगना रावत को। कंगना रावत थप्पड़ मार देती फिर क्या कहते, ये तो अभी अभी एमपी बन के आई, ये तो बड़ा अहंकार में आ गई। अरे आना ना, सामने आओ ना, वर्दी उतार के लड़ो ना। दिल्ली के सिख भाइयों का क्या कसूर था, दिल्ली की माओ का, दिल्ली की बेटियों का, जिन्हों के घरों में टैग डाले गए। बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर घर घर से सिख भाइयों को निकाल के उनका कत्लेआम कर दिया गया। आपने इंदिरा गांधी को मार दिया। 83 के दंगों के अंदर मेरे सिख भाई शहीद होने वाले आज तक सड़कों पे धक्के खाते हैं, उनका क्या कसूर था। अभी पंजाबी सिंगर्स को हमने देखा कि वो पैरों में तिरंगे का बना हुआ जूता पहनते हैं। आना खालिस्तान लेना, आ हिंदुस्तान के अंदर आ विचारधारा पे बात कर, नहीं तो लाइव आ जा। और क्या कहूँ जमाने के नंबर क्या पता नहीं क्या निकली, चूत नंबर क्या कहूँ। 1000 बार उसको कहा यार मेरे से बहस कर। बाबरी मस्जिद टूटी नहीं, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना जरूरी था। बाबर एक काफिर था, औरंगजेब एक जालिम था। हाल ये पूछा, जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर हमला किया उनके लिए वकील कौन खड़े होते हैं? कपिल सिब्बल। उनके लिए वकील कौन खड़े होते हैं फांसी से बचाने के लिए? तुलसी। उनके लिए अंबिका सोनी मुझे कहती है, सोनिया गांधी का मैसेज है, उनको मिलती है कि इस आतंकवादी को छोड़ना चाहिए। और सोनिया गांधी जी मिलती है आतंकवादी जिसने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया, मेरे जवानों को शहीद कर दिया। मैं कांग्रेस में, कांग्रेस सेवा दल का मेंबर रहा, निक्कर पहनता था नीली, व्हाइट शर्ट पहनता था। रेड टर्बन ब्रिगेड थी राजीव गांधी के टाइम पे, व्हाइट शर्ट थी, तिरंगा झंडा था, वो कांग्रेस थी। आज की कांग्रेस नहीं जनाब। दोपहर को खाना खाते थे ना बिछा के दरी, उसको कहते थे प्रीति भोजन। सर्कट हाउसों में रुकते थे, आज तो 5 स्टार का कल्चर है। क्या बात कर रहे हैं आप? फलाने ने यात्रा कर ली, फलाने, ये ड्रामे बड़े हम कर चुके। ये यहाँ पे क्या ना, जंतर मंतर पे है ना, जब चलता है पानी की बुछार चलती है ना, और अखबार वालों को सेट किया जाता है। जब बैरिकेड के आऊंगा तो मेरी फोटो आनी चाहिए बार बार। देखो जी हमने कितना संघर्ष, क्या होता है संघर्ष, होता राष्ट्र के लिए। दिग्विजय सिंह का बड़बोलापन और आनंद शर्मा का बड़बोलापन, ये कांग्रेस ही ले डूबे। वो चिदम्बरम जिसने कहा राम सेतु टूट जाएगा, राम जी के नाम को नामो निशान मिटा देंगे हम, जो और नाम लेते क्या मेरी तरह गोलियां बम खाई। जो हमारे गुरुओं का देश है, हम पाकिस्तान के टुकड़े बनने वालों के खिलाफ है। हम खालिस्तान नहीं चाहते जैसे कौम को बदनाम करते हैं, हम भारतीय हैं। 1 साल या 8 महीने के बाद फिर दिल्ली में कार बम लगा दिया, फिर यहाँ ब्लास्ट हुआ, फिर यहाँ नुकसान हुआ, यहाँ 35 के करीब लोग शहीद हुए। 1 दिन पहले मेरी सुरक्षा हटा ली गई, अगले दिन ब्लास्ट हुआ। जो राजीव गांधी के साथ हुआ वही मेरे ऊपर हुआ। वो भी फाइलें गैप कर दी गई, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने सारी फाइलों को गैप कर दिया गया। मैं कहूंगा बिट्टा मौत से नहीं हारा, बब्बो सिंह बिट्टा हारा तो कांग्रेस की लीडरशिप से हाथ खड़े कर दिए। मैं सीएम रहूं या ना रहूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैंने मौत का कफन बांध के योगी ने सिर पे बांध लिया है। और मैं किसी बहन का सुहाग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं उधरने नहीं दूंगा। ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। एक गोली चलेगी और चलाओ, एक गोली चलेगी और चलाओ। नमस्कार, आज हम जिंदा शहीद से बात करेंगे। आपको भी हैरत होगी कि जिंदा शहीद, लेकिन जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 14 आरडीएक्स के हमले झेले और बहुत सारे बुलेट की गोलियां खाई, उन्होंने बुलेट खाए। उनके शरीर में आज भी इतने सारे रॉड हैं कि शायद अगर आम इंसान के शरीर में इतने रॉड हैं तो वो चल भी ना पाए। हम आज स्वागत करना चाहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिंदा शहीद एमएस बिट्टा सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम। हम चूंकि आपके बारे में बहुत सारी हमने बातें सुनी,
आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जब हम रिसर्च कर रहे थे, तो यकीन मानिए हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि एक इंसान इतना सब कुछ झेलने के बाद जिंदा कैसे है। मतलब हमें हैरत हुई, और आपको जिंदा शहीद की एक उपाधि भी मिली हुई है। हम आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे आपके सबसे बड़े मुहिम की, जो आपने शपथ ली थी कि आतंकवाद का खात्मा कर देंगे कश्मीर से। आपने शपथ ली थी कि पंजाब से आतंकवाद का खात्मा कर देंगे। हम वहीं से शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। यह कश्मीर से आतंकवाद कब खत्म होगा सर? देखो, मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता दूं। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो चुका है। ऐसे आतंकी हमले मौके की तलाश के ऊपर जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते हैं, मिली जुली सरकार बनती है, पाकिस्तान आईएसआई कोशिश करती है कि मिली जुली सरकार है, डरा दो, धमका दो, आतंकवाद को दोबारा लाएंगे, कश्मीर के मुद्दे को दोबारा उठाएंगे। उनके मन के अंदर एक गलतफहमी होती है। पर मैं पाकिस्तान को यह स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं कोई नरेंद्र मोदी जी का कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं तो उनकी आतंकवाद के ऊपर एक स्पष्ट पॉलिसी है, सीमाओं की रक्षा के ऊपर स्पष्ट पॉलिसी है, देश को धर्मगुरु बनाने की एक पॉलिसी है। मैं तो उससे सहमत हूं। हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। एक गोली चलेगी, 100 चलाएंगे। और मैंने उसी दिन चैनलों के, बड़े बड़े चैनलों पे कह दिया था, डिबेटों के अंदर पाकिस्तान के भी लोग थे, कह दिया था तुमने पहल कर दी, दूसरा जवाब आपको 10 दिन के अंदर मिलेगा। और अभी तक घुस घुस करके उन आतंकवादियों को ठोका जा रहा है। और अगला मिशन हम कहते हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर कहते हैं, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। पर कोई हम ऐसी चीज नहीं करते जो पाकिस्तान करता है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो आज हिंदुस्तान उस स्थिति में है। मैं मानता हूं मिली जुली सरकार है, पर अब प्रथम राष्ट्र के साथ ये हमें यकीन है, नरेंद्र मोदी जी कभी झुकेंगे नहीं। वो तो कभी झुकेंगे नहीं, और उन्होंने पूरे दुनिया को ये मैसेज दे दिया है। कश्मीर के मामले पर पूरी दुनिया ये समझ भी चुकी है। लेकिन जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, हमारे देश में कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाया। मतलब नरेंद्र मोदी का हौसला तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी आतंकवादियों को करारा जवाब दे रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आतंकवादियों का एक तरीके से सफाया हो चुका था, लेकिन फिर ये कहां से पनपे? क्या कश्मीर में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारे देश के खाते हैं? वो कौन लोग हैं, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। मैं ये कहना चाहूंगा, उन लोगों के, जिस लोगों की आपने बात की, कश्मीर हुई या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हों, है तो हिंदुस्तान के। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा डरते हैं। आजादी के वक्त भी वो नारा था जब अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत मां को छुरे मारे जा रहे थे। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है, 15 मिनट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे जवान जाते हैं और पुलवामा का बदला लेके उनके कैंपों को बर्बाद करके, तबाह करके, 500 आतंकवादियों को समाप्त करके जिंदा शहीद की तरह वापस आते हैं। उनका स्वागत करने की बजाय, उनका हौसला बढ़ाने की बजाय, ये कई पॉलिटिकल पार्टियां हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इनको सवाल पूछना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टियों को, जब कश्मीर के अंदर जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता था, उसको पाड़ा जाता था, उसको आग लगाई जाती थी, जब जवानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती थी, जब जवानों के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके उनके घर में भेजे जाते थे, और वहां की फोर्स दिल्ली में जब फोन करती थी, वो कहते गोली का जवाब गोली नहीं होगा। आज हमारी हिंदुस्तान की फोर्स को सीमाओं पर रक्षा करने के लिए बीएसएफ हो, सीआरपी हो, फौज हो, एक गोली चलेगी 100 का जवाब देंगे। अगर उस वक्त जवाब दिया होता, क्या
हमारे जवानों की इतनी शहादत होती, क्या हमारे तिरंगे झंडे का अपमान होता, क्या जवानों पे पत्थर फेंके जाते? ये मेरा सवाल है उन पॉलिटिकल पार्टियों को। हर चीज का जवाब दूंगा। प्रथम मैं आपको दो सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले कश्मीर की एक बहुत बड़ी नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटा तो कोई तिरंगा उठाने वाला भी कश्मीर में नहीं बचेगा, जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा। अभी जब चुनाव चल रहे थे तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, भारत को सावधान रहना चाहिए। तो ये इस दो बयान को और इन दो नेताओं के बारे में आपके क्या विचार है, कैसे आप देखते हैं? देखो, सुभाष चंद्र बोस जी का भी ये नारा था जब देश को आजाद कराना था, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। हमने तो एक दिन जाना है, किसने रहना है इस दुनिया के अंदर, किसने रहना है हिंदुस्तान के अंदर? तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, यही नारा नरेंद्र मोदी जी का है, यही हमारा कण कण में है। तेरा भारत अमर रहे मां हम दिन चार। क्या भारत माँ के जवान, माओ के लाल वर्दी मौत का कफन बना करके भेड़े बकरियों की तरह बेचते हैं क्या? आपने वर्दी पहन लिया, भेड़े बकरियां हो, वो जवान है, वो अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए मौत का कफन बांधने के लिए तैयार खड़ा रहता है, और कुछ दिन के अंदर उसकी बॉडी अपने माँ बाप, बच्चों, बीबी के सामने तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आती है। मरने से जवान डरता नहीं है, मौत का कफन बांधता है, पर जवान के ऊपर गोली चल जाए तो मंजूर है। और पाकिस्तान से नेताओं की बात होती रहे, मणिशंकर आयर जैसे लोग, पाकिस्तान में सलमान खुर्शीद जैसे लोग पार्टियां करते रहे, ठीक है, जवान की शहादत होती रहे। और जहां तक तिरंगे झंडे की बात, आज जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, घर घर तिरंगा होता है। पहले 2 झंडे होते थे, 370 धारा के बाद कानून एक, जनगण मन एक, संविधान एक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा एक। जहां बम्बों की बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला जी, एक बात कह देना चाहता हूं, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि हमारी तरफ आंख उठा के भी देख ले। आज भारत इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत बन चुका है। पाकिस्तान तो आज हमारी लिस्ट पे आता ही नहीं। पाकिस्तान हमारे पे वार करता है, हिंदुस्तान नहीं करता है। पाकिस्तान अगर बार बार वार करेगा, उसका जवाब खुल करके दिया जाएगा। कुछ भी करे, उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की फोर्स तैयार बैठी है। इस तरीके से क्या कल को वो पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा? कल को कहेगा पंजाब भी हमको दे दो, इनकी ऐसी की तैसी। क्या हिंदुस्तान धर्मशाला? यहां से को पाकिस्तान से आ जाए, बांग्लादेश से आ जाए, नेपाल से, कहीं से आके हिंदुस्तान को अपना घर बना ले, बांग्लादेश से आके घर बना ले। ये आज का हिंदुस्तान है। उसके लिए हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को, हर बच्चे को, हर माँ को अपनी सबसे बड़ी भारत माँ, एक माँ वो जो पेट से जन्म देती है, जो भगत सिंह जैसे योद्धे हमारे फौज के जवान पैदा करती है रक्षा के लिए, फांसी के रस्से को चूमने के लिए, कि वो भारत माँ जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर को अपने आंचल में समा रखी है। उसके लिए बार बार कुर्बानी देनी पड़े, हर हिंदुस्तानी को तैयार रहना चाहिए। हम भी तो आपके सामने हैं, बोनस की जिंदगी है, 14 बार हमले हुए, कई 100 बार प्लानिंग हुई, आज भी उनके सामने बोनस की जिंदगी पे जीते हैं। और आखिर में जब भी यही अंदर से प्रेयर निकलती है, जब भी कभी बम्बों गोलियों से MS बिट्टा की मौत आवे, आखिर में यही नारा निकले, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और अपने चरणों में समा लेना। अरे भारत माँ बड़ी, इतना बड़ा भारत जो हमारे राम जी, कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, भगत सिंह जैसे योद्धे, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत, उस भारत के लिए तो बार बार जन्म लेना पड़े उसकी रक्षा के लिए, तो हर एक को तैयार रहना चाहिए। 2014 से पहले आप कश्मीर जा चुके हैं जी। उस 2014 से पहले कश्मीर की क्या स्थिति थी और अभी आप जो फर्क देख रहे हैं, दोनों में जरा फर्क हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? देखो, एक बात, पूरे हिंदुस्तान में जो हमने देखा, क्योंकि मैं शहीद परिवारों से जुड़ा हूं, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, असम देख लीजिए, यूपी लीजिए, हर घर में बॉडी आती थी। जब जवान अपनी निकलता है अपने घर से, अपनी माँ की तरफ, अपने पिता की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ, अपने बच्चों की तरफ देखता था, उसके मन में आवाज उठती थी, जा रहा हूं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए।
पता नहीं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। और मन में विचार करता है तुमसे धोखा कर जाऊंगा पर अपनी भारत माँ से धोखा नहीं करूंगा। और वही होता है कि 15-20 दिन, महीने, 2 महीने के बाद खून से तिरंगे झंडे में लिपटी हुई उसकी बॉडी आती है। कौन सा ऐसा हिंदुस्तान की जगह है जहां नहीं आती? और हिंदुस्तान के कई ऐसे ऐसे गांव हैं जहां शहीदों के परिवार हैं। क्या 26/11 की घटना नहीं होती थी? क्या पार्लियामेंट में हमला नहीं होता था? क्या सरोजिनी नगर में दिवाली के दिनों के अंदर माँ बाप बच्चों को पटाखे लेने के लिए, मठियाई लेने के लिए जाते हैं, पटाखे और मठियाई वहीं रह जाती है, बम्बों से शहीद हो जाते हैं और बच्चे अपने माँ बाप का, पटाखों का अपना इंतजार करते हैं, मेरे माँ बाप कहाँ चले गए। बॉम्बे के अंदर ट्रेनों के अंदर जगह जगह पे ब्लास्ट होते थे। जयपुर के अंदर 120 लोगों को एक दिन में बम्बों से जगह जगह चला के उनको मार दिया जाता था। कौन सी ऐसी जगह है हिंदुस्तान की जहां हर तरफ खून की नदियां नहीं बहती थी? मुझे बताइए आज कहां है? मैं मानता हूं ये धोखे से उन्होंने हमारे पे हमला किया, यात्रियों पे, माता रानी के यात्रियों पे हमला किया, मानता हूं इस चीज को। उसका कारण है उस दिन शपथ लेनी थी, दुनिया में मैसेज देना था, कश्मीर के मुद्दे को उठाना था, पर उसका जवाब दे दिया। हिंदुस्तान उसकी लड़ाई के लिए तैयार है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आतंकवाद समाप्त हुआ या नहीं हुआ? मेरा सवाल है आपसे। मैं मानता हूं ये घटना हुई और ये वो घटना करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए। पर अब पाकिस्तान का 370 धारा हटने के बाद इंटरनेशनल मुद्दा खत्म हो चुका है। आप अक्सर कहते रहते हैं कि पीओके भारत ले सकता है, जरा बताएंगे कि कैसे और कब तक ऐसा आपको संभव दिखता है? देखो जी, मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ। ये फौज की पॉलिसी होगी, हिंदुस्तान की सरकार की पॉलिसी होगी। और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, अगर राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं पीओके हमारा है, तो पीओके हमारा है। जब कभी ऐसी घटना दोबारा कभी पाकिस्तान ने की, जिस तरीके से पुलवामा में की, जिस तरीके से अभी बच्चों के अंदर माँ के तीर्थ यात्रियों को उन्होंने शहीद कर दिया, कभी ऐसी हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि पीओके हिंदुस्तान में मुकम्मल तौर पे जिस तरीके से 370, जिस तरीके से तिरंगा झंडा, जिस तरीके से जनगण मन आज कश्मीर के अंदर बोला जाता है, वो पीओके में भी बोला जाएगा। बड़े प्यार से लेंगे जब लेना। नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कर सकती है? क्यों नहीं? वो एक बात कहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, जो हमें छेड़े हम छोड़ते नहीं। अब ये पाकिस्तान ने सोचना है कि मुकम्मल तौर पे पीओके हमको कब देना है, ये तो उसके ऊपर है डिपेंड। हम तो कल तैयार खड़े हैं, पर हम इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं। भारत सरकार या हर भारतीय, हमारी सुरक्षा फोर्सेज अपनी डेवलपमेंट के काम के लिए लगी हुई है। देश का एक, पूरी दुनिया के अंदर देश को धर्म गुरु, राष्ट्र गुरु बनाने में लगी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर का नाम बनाने में लगी हुई है। सीमाओं की रक्षा, डेवलपमेंट, विकास, सड़कों का निर्माण, कहाँ देखो आज सड़कों का जाल बिछ चुका है। एजुकेशन के ऊपर हमारा देश इकोनॉमिकली कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज दुनिया हमारे देश को सल्यूट करती है। आज भारत उस तरफ लगा हुआ है। भारत जंग नहीं चाहता, भारत इन मसलों में पड़ना नहीं चाहता। पर अगर पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसको भी जड़ों से उखाड़ना। आज भारत एक शक्तिशाली मुल्क है, उखाड़ना आता है। थोड़ा चीन पे बात करते हैं। अभी गलवान की घटना हुई, गलवान के बाद क्या आपको लगता है कि चीन थोड़ा भारत को अब समझने लगा कि भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है? देखो, वो भारत को पहले सीरियस लेता ही नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वो भारत को सीरियस लेने लगा है। अगर उस वक्त झुक जाते, अगर गुरतेज सिंह जैसे और हमारे फौज के जवान, हाथ में बंदूक नहीं थी, बंदूक वहां रख नहीं सकते, अपनी कृपान को लेकर के 25 सैनिकों को टुकड़े टुकड़े ना करते, तो शायद चाइना ये कहता कि भारत कमजोर है। एक कृपान से 25 लोग? क्यों नहीं? क्या कहानी आप? कहानी देखो, जो अमृत छका होता है ना गुरु महाराज का सच्चे दिल से, 2 तरह के अमृत छके होते हैं। एक कनाडा वाले जो भारत माँ के तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, एक कनाडा वाले जो अशोक चक्र के बीच में कृपान ने, एक ये भारतीय, सच्चा गुरु महाराज का सिख जो कहता है चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम के। वो था गुरतेज सिंह। ठुका उनको।
गुरु महाराज की कृपा थी, गुरु गोविंद सिंह की कृपा थी, भारत माँ की कृपा थी। सैनिकों ने शो किया, हमारे इतने जवान मारे गए, ठोक ठोक के मारा। उसके बाद चाइना समझ चुका ये आज का भारत है भाई, और भारत एक शक्ति है भाई। भारत के आस पास के जो देश हैं, अगर आज भारत चाइना के साथ मुकाबला ना करता, पाकिस्तान से ना करता, चाहे भारत तो कमजोर हो जाता। पिछली सरकारों ने, चाहे हम उन पॉलिटिकल पार्टियों में थे, नरसिम्हा राव का एक वक्त था जो किसने गोली का जवाब दिया, गोली दिया था। इंदिरा गांधी भी थी जिसने बांग्लादेश के, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कराए थे। आज वो भारत उस स्थिति में है, नरेंद्र मोदी जी उस स्थिति में है, वो कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है राष्ट्र के ऊपर। आज फारूक अब्दुल्ला ने क्या, वो एटम बम चला देगा, वो परमाणु बम चला देगा। कल को हम कहें चाइना परमाणु बम चलाएगा तो क्या हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे? क्या कश्मीर को अपने साथ ले जाएंगे? क्या अरुणाचल में अपने साथ ले जाएंगे? क्या पंजाब में खालिस्तान? तो फिर भारत किस लिए? किस लिए? क्या भारत धर्मशाला है क्या? आप तो कांग्रेस में रह चुके हैं, अब तो मैं अब भी कांग्रेस के लोगों ने भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ जमीन चली गई, चाइना ने कब्जा कर लिया। देखो जी, मैं अभी को पार्टी से दूर नहीं हूँ। मैं तो राष्ट्र मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। जो कहता है मेरे से बहस करा दो, आप मेरे साथ बैठे, तीसरा बैठा लो ना, 1 to 1 टेररिज्म के ऊपर बात। खुद कहते हैं। देखो जी, मैं उनका तो बड़े आदमी है भाई, वो बड़े आदमी, मैं उनसे क्या बात करूं। उनका नीचे को जनरल सेक्रेटरी ले लो, कोई ले लो, 1 to 1 मीटिंग कराओ, टेररिज्म के ऊपर बहस करते हैं। वो अपनी बात रखे, मैं अपनी रखता हूं। अगर मैं उनकी बातों का जवाब ना दे पाऊं, मैं कभी किसी चैनल में आऊंगा नहीं, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं हार गया। टेररिज्म के ऊपर बात करो, राष्ट्र के विकास के ऊपर बात करो, सड़कों के निर्माण के ऊपर बात करो। जब सीमाओं पे मुसीबत पड़ती थी तो हमारे जवानों को एक जगह पे दूसरी जगह चाइना बॉर्डर के अंदर कैसे पहुंचना पड़ा था। आज इतनी बड़ी सुरंगें हैं, इतनी बड़ी सड़कें हैं, क्या जवान जाते हैं एंड मलाई की तरह जाते हैं और अपना फ्रेश होते हैं। पहले टूटी सड़कों पे जाते थे। कभी सोचा कि सीमाओं की रक्षा पहले क्यों नहीं की? पहले 370 धारा क्यों नहीं घटी? सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे खून पसीने का पैसा, हिंदुस्तान के लोगों का खून पसीने का, टैक्स का पैसा सारा कश्मीर में जाता था। आपको गुस्सा नहीं आता जब कांग्रेसी ये सवाल उठाते हैं? मैं, देखो जी, गुस्सा क्या है, आज सोशल मीडिया का युग है। पॉलिटिशियन को मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं 7 साल की उम्र में कांग्रेस सेवा दल का मेंबर बना था। मेरी जिंदगी का सफर बम्बों गोलियों में, अस्पतालों में, और अपने जवानों के, अपने दोस्तों की डेड बॉडी को उड़ते हुए अपनी आंखों से देखा। मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं कांग्रेस वालों को, कांग्रेस देखो बुरी पार्टी नहीं, कांग्रेस ने देश को आज़ादी लेके दी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, सरदार पटेल जी कांग्रेस में रहे। कई बार मेरे से कांग्रेस के सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, मैं कहा मैं कांग्रेसी हूँ, आज भी हूँ। मैं वो कांग्रेसी हूँ जो सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूँ। आपने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली, मैंने बार बार अपना खून कांग्रेस के दफ्तर के अंदर, 5 रायसीना रोड के अंदर वहां हमला हो गया, हमला हुआ, अपने सामने जवानी की खून उड़ते हुए, उनकी लाशों के टुकड़े होते, सिर उड़ते हुए, वाजपेयी की गोठी से उड़ाते हुए मैंने उठाते हुए देखा। मैं लाल खून से आज भी कांग्रेस का मेंबर हूं। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया था, आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी लेके देंगे, हम उस कांग्रेस के मेंबर हैं। आपने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली, हमने कुर्सी सत्ता से दोस्ती नहीं की। हमने मातृभूमि से, हमने मौत से दोस्ती कर ली। हम मातृभूमि में अपना खून देना पसंद करेंगे, हमारी दोस्ती मौत से होगी। ये फर्क है उन आज के कांग्रेस और। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस के दफ्तर के सामने आपके ऊपर हमला हुआ, आपके साथी उस हमले में शहीद हो गए, सब कुछ हुआ। इतना होने के बाद क्या अब कोई कांग्रेस का नेता आपसे आपका हालचाल पूछता है कि आप कैसे हैं? आप हाँ, हाल ये पूछा। जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर हमला किया, आतंकवादियों को राजस्थान की पुलिस पकड़ के कहां से लाई? जर्मनी, अमेरिका, कनाडा। खतरनाक 3 आतंकवादियों को। उनके लिए वकील कौन खड़े होते हैं? कपिल सिब्बल। उनके लिए वकील कौन खड़े होते हैं फांसी से बचाने के लिए? तुलसी। उनके लिए अंबिका सोनी मुझे कहती है, सोनिया गांधी जी का मैसेज है कि इस आतंकवादी को छोड़ दिया जाए। डायरेक्ट ये बात और सीधा, और सोनिया गांधी जी
मिलती हैं आतंकवादी जिसने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया, मेरे जवानों को शहीद कर दिया, उनको मिलती है कि इस आतंकवादी को छोड़ना चाहिए। सारी कांग्रेस की लीडरशिप, अहमद पटेल जैसे लोग उस आतंकवादी को बचाने के लिए लग जाते हैं और बिट्टे को अकेला छोड़ देते हैं। क्या मेरी जाति लड़ाई थी? मेरी लड़ाई राष्ट्र के लिए थी, मेरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। अकेला छोड़ देते हैं। अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं, एक तरफ पूरी कांग्रेस उनको बचाने में लग जाती है। शीला डिस्ट्रिक्ट चली गई, स्वर्गों में हो, वो लग जाती है उसको बचाने के लिए। विदेशों से फंडिंग आती है इनको। और कपिल सिब्बल और तुलसी जैसे लोगों को पूछा जाए भी मैं वकील अपना खड़ूं, खून पसीने की कमाई से 5 लाख 6 लाख 7 लाख, और वो एक पेशी में उसके पैसे लिए जाते हैं 25 लाख एक आतंकवादी के लिए। कहां से पैसा आया? विदेशों से के लिए 25 लाख 25 लाख एक पेशी के लिए, और वो भी वो जो आतंकवादी होता वो आतंकवादी। और मैं अपने खून पसीने की कमाई से मैं केस लड़ता हूं, फांसी से बच जाता है, फिर उसके बाद छोड़ने की कोशिश होती है। अच्छा, हमला आपके ऊपर हुआ है और आपको खुद ही केस लड़ना पड़ता है कि जो हमला करने वाला है उसको सजा मिले, उनको सजा। और उसके लिए आपको 5 लाख रुपए की फीस देनी पड़ती है हर सुनवाई पे। हाँ। खैर, अब इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आज की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालते हैं, नाम भी रखते हैं न्याय यात्रा, ठीक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस तरह के नाम रखे जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और आपकी बात जब मैं सुनता हूं तो दोनों में तो कोई मैचिंग ही नहीं है। देखो, मैं स्थिति में हूं, किसी पॉलिटिकल लीडर को मैं कटाक्ष नहीं करता, मेरी आदत नहीं। जिस घर में रहे हैं कभी गलत नहीं हम कहते। देखिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये चीजें आपके। देखो मेरी बात सुनो, मैं कई बार कहता हूं, बिट्टा बम्बों से नहीं हारा, बिट्टा मौत से नहीं हारा। बिट्टा बम्बों से नहीं हारा, बिट्टा मौत से नहीं हारा, बिट्टा आतंकवादियों की गोलियों से नहीं हारा, बिट्टा अपने जख्मों से नहीं हारा। जो जख्म पे दर्द होता है ना, तो मुझे गुलाब के फूल, रात की रानी की जो रजनीगंधा की खुशबू आती है ना, मुझे वैसे लगते हैं। मोतिया रात की रानी उसके लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, बिट्टा मौत से नहीं हारा, बिट्टा बम्बों से नहीं हारा, बिट्टा गोलियों से नहीं हारा, बिट्टा हारा है कांग्रेस पार्टी, मेरी माँ आज भी है, उसकी पार्टी की लीडरशिप से हारा है। मेरी अगर हार मानोगे, मैं कहूंगा बिट्टा मौत से नहीं हारा, बम्बों से बिट्टा हारा, तो कांग्रेस की लीडरशिप से हाथ खड़े कर दिए। बिट्टा मौत से नहीं हारा और ना कभी हारेगा। जो लीडरशिप ने मेरे साथ जुल्म किए, पॉलिटिकल टेररिज्म फैलाया। कभी कपिल सिब्बल जी को आपने कहा कि आपने ऐसे आदमी का केस क्यों लड़ा, या सोनिया जी को कहा कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, या कभी बात पहुंचाई आपने? पहुंचाई, बड़े बड़े चैनलों में डिस्कशनों पे कहा। आपने कहा, आपको कभी पूछा? ये पूछा मुझे, मेरे जो जख्म से बम्बों के गोलियों के, उस पे रोज नमक जनून छिनकते रहे। उनको नमक छिनकते रहे, हड्डियां भी खा गए, चमड़ी भी खा गए, अब बचे हुए शरीर को भी कहते खा जाएंगे। खा लो भाई, हम तो बोनस की जिंदगी पे हैं। प्रथम राष्ट्र जो मुद्दा था बचपन का कांग्रेस सेवा दल का, जो जलियांवाला बाग में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की लाल खून की मिट्टी पे शपथ ली थी कि आज़ादी लेके दे दी, आज़ादी की रक्षा के लिए जीवन देंगे। और पहला जब बम चला था, भिंडरावाले ने चलाया था हरमंदर साहब के बाद 82 में चलाया था, कि हम आज़ादी का तिरंगा झंडा ना आज लहरा सकें। खाया और लहराया। ये हमने अपने विचारों को नहीं छोड़ा। हमारे विचार इस बोनस की जिंदगी में आखिरी सांस तक वही रहेंगे। वो कहता यार आप सरदार हो, मैं पत्रकार को सब। मगर नहीं, आप पूछो पहले सरदार या भारतीय। मुझे जब पत्रकार कहते हैं, पहले भारतीय, वही मेरी देश के लोगों ने जो पहचान दी है, जो मैंने नहीं बनाई, देश के लोगों ने मुझे पहचान दी है। रास्ते में जाते हो सरदार, बाद में भारतीय आ गया, फिर सरदार की पहचान होती है। ये लोगों ने दिया। इन लोगों ने मारा तो क्या हो गया? कोई मेरा देखो सीएम बनने का सपना नहीं,
कोई राष्ट्रपति अवार्ड लेने का सपना नहीं, कोई एमपी चुनाव लड़ने का सपना नहीं, कोई एमएलए बनने, मेरा सपना नहीं, मेरी जिंदगी बोनस है। अगर मेरा सपना होता तो मैं राजनीति करता। मैंने राष्ट्र नीति के ऊपर काम किया। अगर आज नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं करता हूं, मैं उनके काम की तारीफ करता हूं। मैं आतंकवाद के ऊपर लड़ाई की तारीफ करता हूं। मैं चैलेंज करके हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को कहना चाहता हूं, कांग्रेस हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या समाजवादी हो, आओ 1 to 1 टेररिज्म के ऊपर बात करते। पहले डाटा निकाल लूंगा, आपका डाटा निकाल लूंगा, आओ 1 to 1 करते, लाइव चलाओ। तो शरीर के कितने हिस्से में आपके घाव है, मतलब कितने रॉड लगे हैं, कितने घाव हैं? मेरे शरीर के दोनों टांगों में प्लेट्स हैं और कई जगह से मेरी हड्डियां निकाल करके, क्योंकि उस वक्त अगर वो हड्डी, जैसे ही अमृतसर ब्लास्ट हुआ था, अगर हड्डी उस वक्त मिल जाती तो हड्डी फिट हो सकती थी। पर ब्लास्ट में जलियांवाला बाग की तरह बच्चे तारों पे लटकते हुए जब देखे, घोड़े जाते हुए लटकते हुए देखे, जवान एलएमजी पड़ी हुई उसकी टुकड़े होते देखे, जवानों के सिर उड़ते हुए देखे, तो हड्डी कहाँ से निकलती। उसके कारण फिर मेरे शरीरों से अलग अलग जगह से हड्डियां निकाल के उसमें फिट किया गया, फिर उसमें प्लेट डाली गई। क्या हुआ था उस समय आपके साथ? उस वक्त जब मैं नया नया मिनिस्टर बना था तो आतंकवाद के ऊपर हमने कंट्रोल किया था, पर आतंकवादी कहते थे तुम्हें तो मारना ही मारना है। तो सुबह मैं किसी फंक्शन में जा रहा था, सरकारी फंक्शन में, तो रात को मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि सुबह ब्लास्ट होगा। कहता आपको कैसे पता? मैं क्या, अखबारों में इश्तिहार आ गए कि मंत्री जी वहां उद्घाटन करेंगे, तो जरूर ये मिनी खालिस्तान अमृतसर का बना रखा है और ये ब्लास्ट करेंगे कहीं ना कहीं। कहता कैंसिल। मैं क्या कैंसिल नहीं होगा। अगर हम ही जिम्मेदार लोग घर में बैठ के आतंकवाद को कैसे समाप्त होंगे? हम गोली नहीं चलाते, हम जवान को AK-47 बना के लड़ते हैं। सुबह जब निकले तो मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने लगा, तो मुझे मिनिस्ट्री वाली गाड़ी के ड्राइवर ने तिरंगे झंडे को खोल दिया। कहता साहब इसमें बैठ जाओ। मुझे पता था कि मौत मेरी सामने, पर वो तिरंगे झंडे का जो प्यार था, ये अभी कलवंत कौर क्या कौन सी लड़की जो वर्दी का अपमान किया थप्पड़ मार के, है ना, मैं तिरंगे झंडे की बात करता हूँ कनाडा के अंदर। मैं इनको बताना चाहता हूँ, प्रथम राष्ट्र भारत माँ, मैं कहा ये तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से बुना हुआ है। बैठ गया। जैसे काफिला चला, आगे व्हाइट रंग की मेरी पायलट थी, हूटर बज रहा था। मन में आवाज आई कि हूटर तुम्हें मरवाएगा। जैसे ही आगे गए, 45 kg RDX कार में भरा हुआ, रिमोट न मेरी नहीं, हाँ। अलग, क्योंकि रास्ता था, मेरी में होता तो उसी वक्त चल जाता। ब्लास्ट हुआ। LMG का एक CRP के जवान थे, ऐसे उसकी गन उड़ती हुई टुकड़े होते देखे। मैं पिछली सीट पे था, जवानों के टुकड़े हुए देखे। बच्चे जा रहे थे, सुबह कोई 10, 8, 9 बजे का टाइम था, बच्चों के उड़ते हुए देखा। फिर जब नीचे उतरा, मेरा देखा तो मेरा पैर उतरा हुआ था। मेरे जवानों ने मुझे पकड़ा, थोड़ा सा लटका हुआ था। उन्होंने फिर मेरे ऊपर गोलियां चलाई कि जिंदा ना रह जाए, पर मेरे जवानों ने पकड़ के रखा। किसी दुकान के ऊपर मुझे शीशे थे, वहां लिटाया और एक जवान तो वहीं डेथ हो गई, दूसरा जवान को जख्मी हुआ। फिर मुझे उठाया गया, फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी आगे जाके फिर रुकी, क्योंकि उस वक्त पुरानी गाड़ियां होती थी। फिर एक स्वराज माजदा को कोई भगवान ने बंदा आदमी भेजा, नीले रंग का था, उसकी ऊंचाई बड़ी थी। मेरे अंकल थे, उन्होंने पैर को जोड़ा और मुझे गाड़ी में उसमें बिठा दिया। और मैं होश में रहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कक्कड़ हॉस्पिटल ले चलो, सरकारी अस्पताल में मत लेके जाना। मुझे जो डॉक्टर बताते हैं कि जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था तब भी मेरे अंदर से ये आवाज़ निकलती थी, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, ये डॉक्टरों ने बताया। और आज, और जब ऊपर जाऊंगा भगवान के पास, एक सवाल जरूर पूछूंगा भगवान से। बम चलने के बाद, पैर उतरने के बाद, खून बाल्टी के बाल्टी बहने के बाद, एक टूटे हुए शरीर से मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? दर्द इसलिए नहीं हुआ कि मुझे दिल से भारत माँ के साथ प्यार है, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। ये मेरी कहानी थी। फिर आए दिल्ली के अंदर,
1 साल या 8 महीने के बाद फिर दिल्ली में कार बम लगा दिया, फिर यहाँ ब्लास्ट हुआ, फिर यहाँ नुकसान हुआ, यहाँ 35 के करीब लोग शहीद हुए। एक दिन पहले मेरी सुरक्षा हटा ली गई, अगले दिन ब्लास्ट हुआ। जो राजीव गांधी के साथ हुआ वही मेरे ऊपर हुआ। वो भी फाइलें गैप कर दी गई, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने सारी फाइलों को गैप कर दिया गया, जबकि यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। आज तक उस केस का अभी तक पता नहीं चला। तो ये कहानी करने वाले लोग कौन थे? खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, अलग अलग इनकी फोर्स के लोग होते थे, वो हमला करते थे और आज भी रोज उनके थ्रेट रहते हैं, मारेंगे मैं, कोई बात नहीं। हाँ, एक वादा जरूर करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, जब भी बम्बों गोलियों से मौत आए, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम निकले, मेरा संस्कार इस खून से लथपथ मेरी बॉडी का पंजाब में नहीं होना चाहिए। पंजाब एक पवित्र स्थान, जहां हरमंदिर साहब, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख ईसाई नमस्तक होते हैं। 20% सिख और 110% हिंदू और मुसलमान ईसाई अलग दुनिया से आके नमस्तक करते हैं। पंजाब की धरती को इन्होंने खून से इतना लथपथ कर दिया, अपमानित कर दिया, जीते जी भी गाली और मरने के बाद भी गाली। आज पंजाब की जो स्थिति है, मैं सबको नहीं कहना चाहता हूं, चंद लोगों की, जीते जी भी गंद बोलना। जहां पवित्र वाणी निकलती है, जहां सतना वाहिगुरु निकलती है, जहां बोले सो निहाल निकलता है, तो मेरा आखिरी जब भी मौत का वक्त आए, मेरे खून से लिपटी हुई बॉडी ऐसे ही लेके जाना। राम जन्मभूमि और पीछे गुरुद्वारा साहब, जहां गुरु नानक देव जी महाराज, जहां गुरु तेग बहादुर महाराज, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान, बिल्कुल साथ राम जन्मभूमि, वहां मुझे दर्शन करा के फिर लेके जाना पूना के पास शंभाजी महाराज, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का वो पवित्र स्थान, जिनको 2 महीने नाखून काटे, वाल खींचे, एक एक पोटी काटी, वहां करा के फिर लेके जाना सौराष्ट्र की धरती, पालीताना, जैन धर्म की वो धरती, संतों की धरती, उनके गुरुओं की धरती। उनके गुरु जो पंजाब के अंदर, जो साहबजादों के लिए टोडरमल जैन ने अपनी 400 करोड़ की जमीन उन बच्चों के लिए, संस्कार के लिए दी थी, जब कहते बच्चों का संस्कार नहीं होगा, और मेरी बॉडी लथपथ हो खून से और आज पात लिखा जाए तख्तियों पे, जियो और जीने दो। और जो पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का इन्होंने कत्लेआम किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, कुछ समय के लिए उनकी प्रदर्शनी लगाई जाए, ये इन्होंने मानवता का कत्लेआम किया। हमारे गुरु साहिबानों ने मानवता की रक्षा के लिए अपने शीश को गुरु तेग बहादुर जी ने लाल किला में बलिदान कर दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज, उन्होंने कुर्बानी शहादत दे दी, इन्होंने उनकी मर्यादा के उल्ट कत्लेआम किए। तो मेरी आखिरी इच्छा है इनको एक ही जवाब देने के लिए, जियो और जीने जो जैन धर्म का नारा था, जो गुरु गोविंद सिंह जी का नारा था, मानवता की रक्षा। अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बेअंत सिंह जी की सरकार में मिनिस्टर थे, उनको भी इसी तरह से, उन पर भी हमला हुआ, उनको भी मार दिया गया, तो क्या कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनके पोते को अभी मिनिस्टर बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी ने, तो क्या ये सम्मान सही है कि कांग्रेस ने उनको सही सम्मान दिया? पहली बात तो मैं आपको एक चीज का सवाल पूछता हूं। जब राष्ट्र के लिए निकलते हैं, प्रथम राष्ट्र के लिए निकलते हैं, तो आपके अंदर मान सम्मान की बात नहीं होनी चाहिए। बार बार नारा दूंगा, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। भारत का सम्मान, हम कौन है फिर? तो हम लालची हैं, हम मौकाप्रस्त हैं, हमने बम खाए, हमने गोलियां खाई, हमने शरीर पे कष्ट सहे। ये मेरी कुर्बानी नहीं है, ये मुझे कर्म दिया, मेरी भारत मां ने कर्म दिया, मेरे भगवान ने कर्म दिया, मेरे मां बाप ने। मैंने अपने फर्जों को पूरा किया। अब मैं कहूं कि मैंने बम खाए, मैं बच गया, मुझे सम्मान, मुझे मिनिस्टर, मुझे बड़ा कुछ मिला। मुझे बेअंत सिंह की शहादत के बाद नरसिम्हा राव जी ने चीफ मिनिस्टर के लिए ऑफर की। डॉक्टर मनमोहन सिंह और एस बी चौहान को ड्यूटी लगी, चेन्नई से उनको फोन आया, सुबह बेटा शपथ लेने जाएगा, आपके साथ शपथ लेके वापस आना, खतरा बढ़ा है। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा साहब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा,
मेरे लिए चीफ मिनिस्ट्री बड़ी नहीं है, मेरे लिए भारत और मेरे लिए नरसिम्हा राव बड़ा है, जिसने पंजाब को अमन शांति दिया, जिसने कश्मीर के अंदर लड़ाई लड़ी, जिसने असम के टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैंने नहीं लड़ी। ये जो मान सम्मान की आप बात करते हैं ना, कि मेरी किताब में नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी किताबों में नहीं है। मेरे बाप ने ये किया था, कल को मेरे बच्चे कहें मुझे राज्यसभा का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नरसिम्हा राव जी के साथ आखिरी वक्त में जो हुआ, जो एक कहा जाता है कि उनकी डेड बॉडी तक कांग्रेस दफ्तर में नहीं रखवाने दी गई, मैं उनके साथ था, आज भी उनकी रूह के साथ हूं। क्या इसके बारे में क्या उसका क्या है? देखो जी, कांग्रेस के अंदर एक गुस्सा था, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के नेताओं के अंदर गुस्सा था। बाबरी मस्जिद क्यों टूटी, गुस्सा था। बाबरी मस्जिद टूटी नहीं, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना जरूरी था। बाबर एक काफिर था, औरंगजेब एक जालिम था। ठीक, आज राम जन्मभूमि का, राम जी को क्या बाबर के साथ हम जोड़ सकते? क्या बाबर कोई पीर पैगंबर था अजमेर शरीफ की तरह? उनके अंदर एक गुस्सा था, एक समुदाय के वोट लेने की खातर उनको जलील किया गया, उनकी बॉडी को जलील किया गया। तो ये कांग्रेस नेताओं का गुस्सा था कि सोनिया या गांधी परिवार का गुस्सा था? मतलब हकीकत क्या है? देखो जी, कांग्रेस क्या है, मैं कांग्रेस ही हूं। कांग्रेस क्या है? जैकेट पहन ली, खद्दर के कपड़े पहन लिए, कांग्रेस ही हो गया। बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, कांग्रेस ही हो गया। कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस कभी होती थी राष्ट्र। मैं कांग्रेस ही हूं। कांग्रेस सेवा दल का मेंबर रहा, निक्कर पहनता था नीली, व्हाइट शर्ट पहनता था। रेड टर्बन ब्रिगेड थी राजीव गांधी के टाइम पे, व्हाइट शर्ट थी, तिरंगा झंडा था, वो कांग्रेस थी। आज की कांग्रेस नहीं जनाब। दोपहर को खाना खाते थे ना बिछा के दरी, उसको कहते थे प्रीति भोजन, सर्किट हाउसों में रुकते थे। आज तो 5 स्टार का कल्चर है। क्या बात कर रहे हैं आप? आज की कांग्रेस कल की, क्या क्या फर्क कर रहे हैं? ये गुस्सा कोई कांग्रेसी आज नहीं है। चंद लोग कांग्रेसी होंगे, मेरी तरह दबे बैठे होंगे घरों में। कौन कांग्रेसी? आप बताओ कौन कांग्रेसी, किसके असूल है बताइए। नहीं, मैं सवाल तो नहीं, एक नाम लीजिए, फलाने के असूल है। देखो ये बात मत कीजिए, फलाने ने यात्रा कर ली, फलाने, ये ड्रामे बड़े हम कर चुके। ये यहाँ पे क्या ना, जंतर मंतर पे है ना, जब चलता है पानी की बुछार चलती है ना, और अखबार वालों को सेट किया जाता है। जब बैरिकेड के आऊंगा तो मेरी फोटो आनी चाहिए बार बार। देखो जी, हमने कितना संघर्ष, क्या होता है संघर्ष, होता राष्ट्र के लिए। पार्टी का संघर्ष नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, क्या सचिन पायलट, क्या ये सब कांग्रेस? एक मिनट छोड़िए, सबका नाम छोड़ दीजिए, अब दिग्विजय सिंह को लेते हैं, छोड़िए बाकी सबको। कौन है दिग्विजय सिंह? कांग्रेस कभी कमजोर ना होती। कांग्रेस को मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस को कमजोर करने वाले, खत्म करने वाले कौन थे? भगवा आतंकवाद, चिदंबरम, आपने नाम ही नहीं लिया चिदंबरम का। वो चिदंबरम जिसने कहा राम सेतु टूट जाएगा, राम जी के नाम को नामो निशान मिटा देंगे हम। बाबरी मस्जिद के लिए तो कह दिया ये गलत हुआ, हम राम का नाम मिटा देंगे। राम सेतु, जहां ज्योतिर्लिंग, जहां से लंका के ऊपर हमला हुआ, वहां ब्रिज नहीं, वहां तोड़ दिया जाएगा सब कुछ। चिदंबरम ने कहा राम सेतु टूटेगा। हम गए थे, हम कांग्रेस ही होकर गए थे और वहां ऐलान किया था जब राम सेतु टूटेगा, बिट्टे का बचा हुआ बम्बों का शरीर सबसे पहली कुर्बानी वहां पे देगा। आपको अखबारें दिखा देता हूं, सोच के नहीं गया था। मैं हनुमान जी के चरणों में रहता हूं, शपथ ली थी। ये लोग तो कांग्रेसी कहते हैं अपने आप को। क्या कहते हैं? पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, सारे लोग तो कांग्रेसी कहते हैं। तो मणिशंकर अय्यर साहब क्या क्या कहते हैं? कांग्रेस हम तो खाटी कांग्रेसी हैं। क्या कहते हैं? कि खाटी कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस मतलब राम के साथ धोखा कर देंगे, प्रथम राष्ट्र के साथ धोखा कर देंगे दिग्विजय सिंह। ओसामा बिन लदेन को ओसामा बिन लदेन जी कहेंगे, आतंकवादी खतरनाक को। कश्मीर के अंदर, मैं नाम आप भूल गया, उसको जी करके बोलेंगे। ये कांग्रेसी हैं? आप बताइए, मैं कांग्रेसी या वो कांग्रेसी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राम को अकेला छोड़ दोगे आप? क्यों नरेंद्र मोदी की चर्चा करता हूं, जिसने राम जी के
राम सेतु टूटने नहीं दिया। क्यों नितिन गडकरी की तारीफ करता हूं? जिसने कहा राम सेतु नहीं टूटेगा। क्यों तारीफ करता हूं? जिसने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला, कोई आफत नहीं है। राम जन्मभूमि का निर्माण भी हो गया और अटल बिहारी पुल भी राम सेतु बन गया। राम को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, भारत माता को छोड़ दें, ओसामा बिन लादेन को कह दे दिग्विजय सिंह जी, जिसने 11 सितंबर को हमला किया था अमेरिका के अंदर, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना थे, वो दिग्विजय सिंह के लिए जी क्या चाहते हैं? इनको कांग्रेस ही कहते हैं क्या? दिग्विजय सिंह ने मेरी तरह को बम खाए क्या? दिग्विजय सिंह ने मेरी तरह गोलियां खाई? जो और नाम लेते क्या मेरी तरह गोलियां बम खाई? आप तो इलेक्शन अभी भी लड़ रहे हैं। मुझे 3600 बार टिकट मिला, मुझे चीफ मिनिस्टर की ऑफर हुई, मैंने वो छोड़ दी। जिस आदमी की बोनस की जिंदगी हो, प्रथम राष्ट्र हो, उसके लिए इलेक्शन, चीफ मिनिस्ट्री क्या होती है? हम तो मर चुके। इनके अंदर तो अभी भी विचार रहता है मेरी 70 की उम्र होगी, 90 साल की उम्र में पीएम बनूंगा, होम मिनिस्टर बनूंगा। इसको क्या राष्ट्र कहते हैं? इसको कहते मैं, मेरे स्वार्थ, कोई कांग्रेस नहीं। आपने सवाल, कोई कांग्रेस नहीं, मैं, मेरे स्वार्थ, मैं सीएम, मैं मंत्री, मैं फिर आऊं, मैं 2 बार सीएम रहा। दिग्विजय सिंह का बड़बोलापन और आनंद शर्मा का बड़बोलापन, ये कांग्रेसी ले डूबे। इनका जो नारा था ना, भगवा आतंकवाद ही इनको ले डूबा। नहीं, कांग्रेस इतनी कमजोर होती? भगवा आतंकवाद ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। इसका मतलब मैं अगर भगवे कपड़े पहनता हूं, पीला कपड़ा पहनता हूं, मुझे शौक है, पीली पगड़ी पहनता हूं, मैं भगवा? वाह, भगवा, भगवा होना कोई फक्र की बात है। भगत सिंह जी क्या कहते हैं? मेरा रंग थे बसंती चोला, भगवा कपड़ा नहीं पहना। जब फांसी के रस्से को चूमने भगवा पगड़ी पहन के जाते थे, वंदे मातरम, मेरी जात वंदे मातरम, और कहते थे मेरा रंग थे बसंती चोला, और फांसी के रस्से को खिंच जाता था। क्या वो भी आतंकवादी थे? मैं इनको सवाल पूछ रहा हूं। कौन कांग्रेसी? आपने सवाल पूछा। आज के कांग्रेसी, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेसी कौन है बताओ मुझे? एक चीज बताओ, इंडिया पार्टी क्या? इंडिया अलायंस। एक नाम फटाफट बताना। आप बड़े अच्छे एंकर हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय कौन बोलता है इनमें से? जल्दी बताइए फटाफट, दिल से, तो खत्म होगी बात। अगर आप सोचते तो मैं इनको टोकता। वंदे मातरम, भारत माता की जय ऐसे निकले जैसे सवाल फलाना बोलता, खत्म। फिर इंडिया नाम, वंदे मातरम भारत माता की जय का ही नहीं किसी को पता, तो ये राष्ट्र की सेवा करेंगे? अच्छा, एक सवाल है मेरा कि अभी आपने देखा खडूर साहब से अमृतपाल सिंह जीत गया और सरबजीत खालसा फरीदकोट से जीत गए। दोनों का क्या, किस विचारधारा के लोग हैं आपको अच्छे से पता है। इनका जीतना आप कैसे देखते हैं? देखो, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। खालसा वो लड़का है, वो व्यक्ति है जिसके पिता ने इंदिरा गांधी को शहीद किया था, और उसकी माता भी एमपी बनी। अभी थप्पड़ कांड हुआ, कुछ और लोगों को भी मारा जाता है। पहली बात तो हमारी सिख धर्म की पहचान क्या है? मानवता की रक्षा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। आज से कई वर्ष पहले मां हर कहती थी ट्रेन बस के अंदर, सरदार जी आगे हम बैठे, हमें फिक्र नहीं, अपनी बेटियों के साथ बैठे हैं। हर मां कहती थी मेरे 2 बेटे, एक मेरा बेटा सरदार बनेगा। वो हमारी पहचान थी। इसको क्या कुर्बानी कहोगे? मैं सवाल पूछता हूं। एक प्राइम मिनिस्टर को आपने शहीद कर दिया, उसके बाद 84 के दंगे हुए। 84 के दंगे वालों का क्या कसूर था? दिल्ली के सिख भाइयों का क्या कसूर था? दिल्ली की माओ का, दिल्ली की बेटियों का, जिन्हों के घरों में टायर डाले गए। बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर घर घर से सिख भाइयों को निकाल के उनका कत्लेआम कर दिया गया। हजारों सिख भाइयों की शहादत हुई। उनका कसूर क्या था? ये मेरा सवाल है। आपने इंदिरा गांधी को मार दिया, पर 84 के दंगों के अंदर मेरे सिख भाई शहीद होने वाले आज तक सड़कों पे धक्के खाते हैं। उनका क्या कसूर था? आपने कर दिया। आपने थप्पड़ मार दिया कंगना रावत को, पर पूरी दुनिया के अंदर आपने सिख कौम को बदनाम कर दिया, पूरी फौज की वर्दी को बदनाम कर दिया। ये वर्दी फौज की है। कल को मैं भी निकलूंगा, मुझे भी रहेगा यार मेरे ना को थप्पड़, मैं इनके खिलाफ बोलता हूं, मैं खालिस्तानियों के खिलाफ बोलता हूं।
और उसको सारा सोशल मीडिया पंजाब का विदेशों से फंडिंग को कहता लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा। ये हिंदुस्तान है जनाब या धर्मशाला? मुझे बताइए, जैसे कौम है, गारंटी अवार्ड जैसा मिल रहा है। नहीं, गारंटी अवार्ड जैसा। इसका मतलब हमारे साथ कल को गनमैन चले, वो मेरी खालिस्तान की बात पे सहमत नहीं, वो मेरे ऊपर गोलियों को बिछाड़ कर देगा और उसको हम करोड़ों अरबों रुपया दे देंगे। अरे तुमने बिट्टा को मारे, अरे आना ना, सामने आओ ना, वर्दी उतार के लड़ो ना, आओ सामने लड़ो ना। ये तो धोखा हो गया। और मेरे ख्याल में एक सीटिंग एमपी को, एमपी के पास विशेषाधिकार होते हैं, एक सीटिंग एमपी को पहली बार किसी वर्दी पहनने वाली महिला ने थप्पड़ मारा और इस पर विरोधी पार्टी ने रिएक्शन तक नहीं दिया। ना दे, एक रिएक्शन नहीं ना दे। मैं जवाब देता हूं, वर्दी होती है जनाब, कंगा रावत थप्पड़ मार देती, फिर क्या कहते, ये तो अभी एमपी बन के आई, ये तो बड़ा अहंकार में आ गई। उनके पास तो नहीं, बॉडीगार्ड भी था। नहीं, पूरा था, जो भी था, ये कर देती। उसने कहा ना, ठीक है, वो बयान गलत देती होगी, मैं उनके पुराने बयानों से सहमत नहीं हूं, उसके विचार हो सकते हैं, पर उसने कहा ना, ये वर्दी है, ये फौज की वर्दी है, इसको मैं सैल्यूट करती हूं, मैं वर्दी के ऊपर नहीं उठ। अरे थप्पड़ मारना था ना, बाहर से आई, पता चल रहा है कि आ रही, बाहर आ जाते, वर्दी उतार के उसको जो कहना कहते, लोकतंत्र है। इलेक्शन थी ना, इलेक्शन में जाके विरोध करते, बीच में घुस के करना, जैसे बेअंत सिंह ने कर दिया, इंदिरा गांधी को मार दिया, जैसे सरदार बेअंत सिंह को, चीफ मिनिस्टर को बीच में पुलिस का जवान लेके बीच में मार दिया, तो ये तो धोखा है। वर्दी को बेइज्जत करने का आपको किसने अधिकार दिया? ये वर्दी है, ये गुरतेज सिंह की वर्दी है, ये अरोड़ा की वर्दी है। वो अरोड़ा जो फौज का जर्नल जगह, जिसने पाकिस्तान में बांग्लादेश की जंग जीती थी, ये वो वर्दी है, ये वो वर्दी है, धनोआ की वर्दी, जिसने सर्जिकल ऑपरेशन पगड़ी बांध के किया था, ये वो वर्दी है गुरतेज सिंह की, जिसने 25 सैनिकों को शहीद कराया था, ये वो पगड़ी है, ये वो है सिंगों की वर्दी है। उस वर्दी को आप बदनाम कर रहे हैं। कल को हर व्यक्ति हमारे पे शक करेगा, मैं अपने आप पे शक करूंगा। तिरंगे झंडे का अपमान होता है लाल किला के अंदर जनाब, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और पाकिस्तान के अंदर कहते हैं खालिस्तानियों का कब्जा हो गया। क्या संदेश जाता है? जब दिल्ली पुलिस के जवानों को रोदा जाता है कि वो मेरे सिख भाइयों की आवाज नहीं आती, उस वक्त तो बड़े खुश होकर कई लोग कहते हैं, अरे हमने तो बल्ले बल्ले कर दी, हमने तो फट्टे चख दिए। जो पगड़ी बदनाम हुई उसका किसी को फिक्र नहीं। ये पगड़ी गुरु महाराज ने कुर्बानी शहादतों पे हमारे पापियों को दी मुफ्त में, इसकी इज्जत रखना हमारा कर्तव्य बनता है। आप कहते हैं कि पगड़ी की इज्जत रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जब कौर ने थप्पड़ मारे तो उनके घर जाकर उनकी माता को पगड़ी पहनाया जा रहा है, उनके भाई को पगड़ी पहनाई जा रही है, ये कहते हुए कि आपने बड़ा शौर्य का काम कर दिया। शौर्य का काम नहीं, धोखा है, वर्दी पहन के धोखा है। और क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं? देखो सारी, अब मैंने जगदीश सिंह अरोड़ा की बात की, धनोआ जी की कल की बात है, सर्जिकल सिख कौम, बड़ी आज भी सिख कौम का पूरा नाम, पूरी इज्जत हमारे फौज के अंदर सिख भाई है। गुरतेज सिंह जी की कल की बात है, हमारे जवान सिख रेजिमेंट से शहीद होते हैं, रोज अपनी कुर्बानी देते हैं, सारे थोड़ा ऐसे हैं। पर जो सपोर्ट करने वाले हैं सोशल मीडिया के अंदर पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने जो बनाए हुए खुद के चैनलों को उनकी वाहवाह लेने के लिए जो करते हैं, वो राष्ट्र के साथ धोखा है। उसके विचार हो सकते हैं कि मेरी मां को ऐसे कहा, उसके विरोध के कई कारण हो सकते हैं, उसका आप विरोध कर सकते हो, उनके इलेक्शन में विरोध कर सकते हो, बाहर जाके नारे उसके खिलाफ लगा सकते हो, पर वर्दी पहन के ये काम करना, ये कौम की बदनामी है, ये सिख कौम की बदनामी है। सिख कौम के ऊपर लोग विश्वास करती है। हम है कितने? 2%, और पूरी दुनिया हमें नमस्तक करती। 2% या 2.5 या 3% के अंदर कितनी आबादी होगी? 1,27,00,000 या 60 लाख पंजाब में होगी, 60 लाख शायद पूरे हिंदुस्तान में होगी, 27 लाख हिंदुस्तान में होगी, दुनिया में होगी। पूरी दुनिया में नमस्तक करती है, इस कौम के आगे सिर झुकाती है। हर मजहब, हर धर्म से कौम के आगे, उससे कौम के ऊपर क्या सवाल नहीं उठेगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पगड़ी पर, क्या हम ऐसे, क्या हम चिंबू बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन के अंदर
किसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते निहंग सिंह बन के। क्या हम कोरोना काल के अंदर निकल करके एक कांस्टेबल के हाथ को काट देते हैं? क्या अमृतपाल जैसे लोग, क्या गुरु ग्रंथ साहब को, अपने दोस्त को बचाने के लिए जिसके ऊपर छोटा सा केस दर्ज हुआ, गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना के हम चले जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां अफीम, जहां चर्च, जहां नार्को टेररिज्म, जहां शराब, जहां मीट, जहां मुर्गा, जहां नॉनवेज बनता है, जहां क्रिमिनल लोग बंद कर दिए जाते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब को वहां बंद कर देते? किसी की आवाज क्यों नहीं उठती? सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह गुरु ग्रंथ साहब का अपमान नहीं है? सवाल है बोलने की हिम्मत नहीं है। गाली मिलेगी, मैं तो कहता हूं गाली 100 बार नहीं, लाख बार दो गाली। तुम्हारी गालियों से डरता हूं मैं, बम्बों से नहीं डरा। सच पे सच बोलने की कोशिश करूंगा। धमकी देते हो तुम्हें मार देंगे, मार दो, मैं तो बोनस पे हूं, मैं तो मरना चाहता हूं। पर मेरी मौत के बाद एक संदेश दुनिया में जरूर जाएगा। मेरा संस्कार वहां नहीं होगा, मेरा संस्कार होगा जैन धर्म की धरती के अंदर, पालीटाना में जियो और जीने तो मतलब समझा के जाऊंगा। हिंसा नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी को थप्पड़ नहीं। आज के पंजाब की हालत आपको पता है? देखो जी, पंजाब की हालत तो जो पता है, पर जो आज कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर जो तिरंगे झंडे का अपमान होता है, खालिस्तान के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगते हैं, पंजाब के धरती से आवाज़ उनके खिलाफ नहीं उठती, उस चीज़ की मुझे तकलीफ है। हिंदू बोलेगा तू फिरकापरस्त, हिंदू बोलेगा तू आरएसएस, हिंदू बोलेगा तू बीजेपी, हिंदू बोलेगा तू नफरत फैलाने वाला। पर जब तिरंगे झंडे के अशोक चक्कर के जो गुरतेज सिंह की बॉडी पे आया था, उसके ऊपर जब कृपान चलती है ना, जब हमसे कोई आवाज नहीं उठती है ना, तो फिर तकलीफ होती है। आपको हिंदू बोलेगा तुम क्यों बोला, सिख मेरा भाई बोलेगा नहीं, इस चीज की तकलीफ। आपको मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं पंजाब गया था अभी 2 महीने पहले इलेक्शन में। मैंने देखा कि वहाँ कुछ इलाके ऐसे थे जिनमें एक खडूर साहब का भी इलाका था। वहाँ कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ आज भी सरेआम सड़क के किनारे वो विवादित झंडे बेचे जाते हैं, उन लोगों की तस्वीरें बेची जाती हैं जो शायद भारत में नहीं बेची जानी चाहिए। पंजाब में लोगों ने हमें बताया था कि सरेआम लोगों के मोबाइल छीन लिए जाते हैं, लोग नशे में होते हैं। ये आप तक रिपोर्ट पहुंचती है तो कैसा लगता है? मैं रहने वाला हूँ खडूर साहब के आसपास का ही हूँ मैं, तो मेरा गाँव वहाँ है, बचपन वहाँ गुजरा, पढ़े वहाँ खडूर साहब के पास। वो भी पंजाब देखा, आज का पंजाब भी देखा। कौन है पंजाब को बर्बाद करने वाला? पाकिस्तान नहीं है, हम पॉलिटिशियन हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम वोट लेते हैं। कौन, कोई एक नाम बता सकते हैं? तो हम कौन नहीं है? पंजाब में तो ज्यादातर कांग्रेस ही रही, कैप्टन साहब रहे। आतंकवाद कौन लाया? कांग्रेस की लीडरशिप लाई। भिंडरावाला कौन लाया? कांग्रेस की लीडरशिप लाई। क्यों लाए? सदा राज करेंगे, हरमंदर साहब पे कब्जा कर। छोटे से 2 सवाल हैं, हाथ से गेम निकली, पाकिस्तान ने पकड़ी। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, घरों के घर उजड़ के प्लान हो गए हिंदू भाई साहब पाकिस्तान की तरह, उनके लिए 1947 बन गई। आग लगाई किसने? आग तो लगाने वाले पॉलिटिशियन थे, धर्म के ठेकेदार तो तैयार खड़े थे। आज भी हम वहीं खड़े हैं, हम सुधरे नहीं। हमें वोट, सत्ता, कुर्सी चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग चाहिए, निकले हुए रुमाल चाहिए। कोई वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं चाहिए, कोई सिख धर्म का प्रचार नहीं चाहिए। जो सिख धर्म का प्रचार करने वाले असली योद्धे हैं, असली संत हैं, असली सिपाही हैं, सिख धर्म का प्रचार करने वाले गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनकी सोच में चलाने के लिए अमृत छकाने वाले, उनको तो एक एक मन पक्की गाली देते हैं। ये इसलिए तो हम कहते हैं जीते जी भी गाली, मरने पे भी गाली, मरने पे तुम्हारी गाली यहीं रह जाएगी। पर हिंदू पंजाब से जब बाहर जाएंगे तो फिर वंदे मातरम, हमारी डेड बॉडी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की आवाज ही आएगी। तुम दे देना गाली। ये पंजाब की हालत है। एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। अभी पंजाबी सिंगर्स को हमने देखा कि वो पैरों में तिरंगे का बना हुआ, जिसमें अशोक चक्र नहीं लगा था, लेकिन तिरंगे का बना हुआ जूता पहनते हैं।
जब अमृतपाल सिंह को पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं प्रे फॉर पंजाब, और हर सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको पोस्ट किया जाता है। भिंडरावाला के जो जो भाषण थे उनको अपने गाने में लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि मैं डाकू 1 नंबर का हूं, 1 के बदले 2 ले लूंगा। इन सिंगर्स के बारे में आपकी क्या? कौन सिंगर है, मुझे नाम बताइए। बहुत सारे सिंगर्स हैं। नहीं, नाम बताइए ना, उसकी ऐसी की तैसी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आप बता रहे हैं। अगर पंजाब के अंदर है तो उसका इलाज पक्का है, उसका जुलूस निकालेंगे, कानूनी तौर पे भी निकालेंगे। अगर कहीं टकर गया तो उसको जूते भी टकाएंगे। अब कनाडा अमेरिका में कर रहा था मुझे पता नहीं, अगर पंजाब का है कनाडा में बैठकर ही करते हैं। कनाडा में उसको मैं क्या कह सकता हूं। अब पंजाब में कोई है ना तिरंगे झंडे को पैरों पे रोते आए, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, टकर गया जूते भी टकाऊंगा। तिरंगा झंडा हमारी आन शान है। तो जिसने डरना डरे। मैं गैंगस्टर देखिए, पंजाब में एक से एक गैंगस्टर निकल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, गैंगवार हो रहे हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, अमृतपाल के आने के बाद पंजाब का माहौल खराब हुआ। अब नए नए कई लीडर बने, अब अमृतपाल की सपोर्ट में आ गए। इनको पता है जो आप बीज बो रहे हो, जो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने बीज बोया था, वो आज तक उस बीज जो बोया था पुगर गया। 84 के दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। और जो आज लीडर, जो लोग देश को तोड़ने की बात करें, जो कनाडा से आके, दुबई से आके एक बाना पहन करके, एक सुंदर दस्तार पहनावा पहन करके 1 साल के अंदर हीरो बन जाए, कहें ये तो कौम का हीरो है, ये कौम को आगे लेके जा रहे हैं और उसकी फेवर में आ जाए। एमपी बने हुए, एमएलए बने हुए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी पीछे वोट बैंक, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। आपने शुभ का नाम सुना है? शुभ का नाम सुना है? शुभ सिंगर है, पंजाबी सिंगर। नहीं, बहुत सुने जाते हैं आजकल यूथ में। मैं नहीं सुनता, मैं ऐसे गंदे सुनते नहीं बातें, मेरा काम ही नहीं। मुझे तो मेरा रंग ते बसंती चोला याद है, सुनते नहीं, इस तरफ जाते ही नहीं। अभी हमने ये देखा कि कनाडा ने भारत पर एक आरोप लगाया कि उसके यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भारत ने या भारत के लोग टारगेट कर रहे हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो भारत का विरोध करने वाले कुछ आतंकवादी बैठे थे, जो भारत में बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे, बहुत सारी घटनाओं के पीछे उनका वो मास्टरमाइंड थे, वो अचानक धीरे धीरे सब खत्म होने लगे। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या इसके पीछे कुछ भारत का हाथ हो सकता है या फिर कैसे? भारत ऐसे काम नहीं करता। कुछ सच्चे हिंदुस्तानी हो सकते हैं, कुछ सच्चे हमारे जैसे भारतीय हो सकते हैं, जो तिरंगे झंडे का मान सम्मान, जो अपमान किया उनको बर्दाश्त न करते हों, जो खालिस्तान के नारे लगाते हों, जो देश को तोड़ने की बात करते हों, जो भगत सिंह को आतंकवादी कहते हों। हो सकता है कुछ सिरफिरे ऐसे हो सकते हैं। अगर वो देश को तोड़ने के लिए उनको सिरफिरे कहा जाता है, तो देश की रक्षा के लिए, देश का अपमान ना सहने के लिए, भारत माता का मान सम्मान ना सहने के लिए तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है। देश को तोड़ने के हो सकता है कुछ सिरफिरे हो सकते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम तो क्या है? पटवंत सिंह पन्नू, क्या इलाज हो सकता है? मेरी बात नहीं समझे, वो क्या कहूँ, जमाने चूतिया एक नंबर, क्या पता नहीं क्या निकले, चूतिया एक नंबर का, क्या कहूँ उसको। मैं 1000 बार उसको कहा यार मेरे से बहस कर, को प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं मेरे से बहस करेगा। ना, मैं आम आदमी हूं, तू आ बहस कर, 1 to 1 करते लाइव। मैं तेरे खालिस्तान पे बोलूंगा, तू बोल, मैं बोलूंगा, जवाब दूंगा। मैं तेरी बहस से हार जाऊं, पटवंत सिंह पन्नू छतर मुर्ग, तेरी बहस से हार जाऊं तो तेरी मूवमेंट पे शामिल हो जाऊंगा। खालिस्तान पे मुद्दे की बात करते, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? चाइना के टुकड़ों पे पलने वाला पन्नू, पाकिस्तान ISI के पलने वाला पन्नू और देशों से फंडिंग लेने वाला पन्नू आज खालिस्तान की बात करेगा। आना खालिस्तान लेना, आ हिंदुस्तान के अंदर आ विचारधारा पे बात कर, नहीं तो लाइव आ जा। जिस दिन पन्नू ने पहला आंदोलन किया था ना यूके के अंदर, 5 दिन पहले मैंने यूके की एम्बेसी को घेर लिया था। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम टेररिस्टों को शह देते हो। कितने लोग थे मेरे पास, सिख लोग थे, नौजवान थे मेरे पास, वीडियो दे दूंगा, हजारों की तादाद में थे, इनकी तख्तियां थी। और जब 5 दिन के बाद किया था, सारा 200 आदमी था, झंडे ही झंडे थे, एक आदमी के हाथ में 2 झंडू, वीडियो बना के, और आगे पंडाल खाली था। ये पन्नू वो है।
सवाल है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मेरा सिख भाई जवाब देने को तैयार नहीं है। समस्या सबसे बड़ी ये है, जिस दिन सारे सिख भाई, गुरुद्वारा साहब कितने हिंदुस्तान के अंदर? लाखों में हो। नहीं, लाखों में है ना, वहां संगत बुलाएं। क्या मेरे सिख भाई को कोई तकलीफ है? कल मैं बाहर से आया, यूपी के अंदर एक किसान भाई का ढाबा था, मेरे जवानों ने, हमने खाना खाया, भागा आया, मैं बड़ा फैन हूं, मिला, कहता जी हम बड़े खुश हैं, यहाँ पे पंजाब के लोगों को कहो यहाँ यूपी में आके कारोबार करें, करोड़ों का व्यापार बनेगा, जमीनों का, बिल्डिंग का व्यापार, ढाबे खोलें, होटल खोलें। वो कहने लगा तो गुरुद्वारा साहब के अंदर संगत इकट्ठी करें, को समागम होता है, उसमें इतना 4 शब्द कह दे मेरे सिख भाई, या 3 कह दे, हम भारतीय हैं, ये भारत हमारे गुरुओं साहिबानों की कुर्बानी, शहादतों को, तपो जपों का देश है, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोगों के खिलाफ हैं, ये सिख धर्म को बदनाम करते। का 4 बातें कहने में तकलीफ है क्या? नहीं, मुझे जवाब दो कि 4 बातें कहने में तकलीफ है? बिल्कुल। अगर 4 बातें हम नहीं कहते, पंजाब छोड़ो नहीं कहते ना कहें, पूरे हिंदुस्तान में गुरुद्वारा साहब है, 4 बातें नहीं कहते, हम भारतीय हैं, ये हमारे गुरु साहिबानों का देश है, ये गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पटना में उनका जन्म स्थान, साहिबजादों की शहादत पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर लाल किला में गुरु तेग बहादुर जी, लाल किला, गुरु महाराज का गुरुद्वारा साहब, ये हमारे गुरुओं का देश है, हम पाकिस्तान के टुकड़े पन्ने वालों के खिलाफ है, हम खालिस्तान नहीं चाहते, जैसे कौम को बदनाम करते हैं, हम भारतीय हैं। अगर ये 4 आवाजें जनाब नहीं उठती तो छोड़िए ना, तो फिर ये पन्नू पुन्नू है क्या? जिस दिन हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा साहब से आवाज उठेगी, ये एटम बम, परमाणु बम की तरह इनको छाड़ के स्वाह कर देगी। ना कनाडा चर्चा करेगा, ना अमेरिका चर्चा करेगा, हिंदुस्तान में कर दिया उस दिन। अरे ये बोलना, मैं भी तो बोला हूं, मैंने को गोली चलाई, जबान से बोल रहा हूं, आज भी बोलता हूं, AK-47 रॉकेट लॉन्चर की तरह बोलता हूं। हम तो कहते नहीं यार तुम किसी के खिलाफ बोलो, इतना कह दो भारतीय, हमारे गुरुओं का देश, हम खालिस्तान नहीं चाहते। बाहर के सिख एक आवाज ना उठे तो बातें करते हैं यार, हम चुप करके बैठे नहीं, चुप नहीं हो। कोई कहते हैं यार सारे सिख तो ऐसे नहीं है, मैं टोकता हूं, चुप रहना भी गुनाह है, क्यों ना बोले सिख? हिंदू भाई बोले तो फिर का सरेआम किया, कंगना की बात सामने है, थप्पड़ भी खा गई, थप्पड़ भी खा गई और गाली भी सबने दे दी, क्योंकि तू हिंदू है। उस वक्त तो पंडितों की रक्षा फलाने ने, फिर अपने इतिहासों को ये बताएंगे। अगर वो, मैं सरदार हूं ना, मैं जवाब देता हूं, तुम्हारी ऐसी जवाब लो मेरे से, मैं कहता हूं गलत है। सिख भाई बोले ना यार, चुपके से बैठा रहे, सारे तो ऐसे नहीं है, सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया में कहो हमारे गुरुओं का देश है। अभी हमारे गुरुओं ने मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई थी यार, कश्मीरी पंडितों के लिए रक्षा के लिए सजाई थी यार, मुसलमानों के लिए, ईसाई के लिए, मानवता के लिए सजाई थी। हम कौन से काम लग गए? हम काटने में लग गए, मारने में लग गए, हम थप्पड़ मार देंगे, हम बेटे तुम्हें बम्बों से उड़ा देंगे, हम नरेंद्र मोदी तुमको मार देंगे, हमने इंदिरा गांधी मारी थी, अमित शाह तुमको भी मार देंगे। ये हमारी पहचान है? इन गुंडों बदमाशों को सवाल पूछना, ये पहचान है? हमारे गुरुओं ने ये पहचान नहीं दी थी, हमारे गुरुओं ने ये पगड़ी दी थी। मां कहती अरे सरदार साहब ट्रेन में, बस में आ गया, बेटी अब फिक्र मत करना, अब सरदार आ गया, लाखों में, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं, फिर गोमत नाम के नाऊं। और बोले कोई न सिख कौम से धर्म नहीं, पगड़ी पहन लो और पगड़ी को बेचना शुरू कर दो। मैं बीजेपी में चला गया, मैं सरदार हूं, और वहां जाके भी वही हरकतें करेंगे ये। प्रधानमंत्री जाते हैं पंजाब, उनके काफिले के साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा। किसी से कौम के आवाज उठी, मेरे अलावा बोला को मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्र का चौकीदार, अपने आप को चौकीदार कहता है और सिर झुकाते हैं। पहली बार जनाब हुआ है सिख समुदाय के धर्म गुरु कृपाने लेके अंदर गए, उनके आगे सिर झुकाया। वो किसी की टोपी और पगड़ी नहीं पहनता जनाब, सिख धर्म की पगड़ी पहनता है। मैं राजीव गांधी जी के साथ रहा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी मैं PM हाउस जाता रहा, नरसिम्हा राव के टाइम पे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा,
धर्म गुरु भी जाते थे उस वक्त। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपूर्व अंदर मनाते थे अपन। कृपान किसी ने अमृत छका होता था, अंदर नहीं जाती थी। पहली बार देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिस प्रधानमंत्री को दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान, चाइना, बड़े बड़े देश उसकी वो हिट लिस्ट में उनकी, और कहता ना जैसे अमृत छका है मेरा सिख धर्मगुरु वैसे आएंगे और अंदर से सुंदर दस्तार पहन के उनके आगे झुकते रहते हैं। और ये झुकते हैं और चांदीजे खालिस्तानी उनकी शराफत का नजायज फायदा लेते हैं। वो प्रधानमंत्री जो छोटे साहबजादों को किसी ने पूछा ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अम्बेसियों में कह दिया दिन मनाया जाएगा वीर बाल दिवस छोटे साहबजादों, पूरे गवर्नर हाउस में, सीएम हाउस में, किताबों में लिखा गया। वो प्रधानमंत्री करतारपुर साहब कभी खोला नहीं। अगर नरेंद्र मोदी कहीं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता तो आज ननकाना साहब, करतारपुर साहब भी हिंदुस्तान में होता। वो करतारपुर साहब उस वक्त खोलते हैं जब पुलवामा का हमला होता है जनाब, जब जंग की तैयारी होती है जनाब, कि पुलवामा में हमला हुआ, वहां सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, जंग की तैयारी होती है। कहता ना सिर्फ कौम से वादा, मेरे गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में वादा, करतारपुर साहब खुलेगा, दुनिया का हर सिख, दुनिया का हर हिंदू, दुनिया का हर मुसलमान, दुनिया का हर व्यक्ति अमृतसर से हरमंदर साहब मत्था टेकता हुआ गुरता करतारपुर साहब जाके अपना सिर झुकाएगा। ये मोदी जी, और उसको गाली देते हो आप, उसको गंदी बकवास करते हो आप, उनकी मां के बारे में गंदे लफ्जों का इस्तेमाल करते हो, उनके बारे में कहते हो इंदिरा गांधी मारी, मोदी जी हम तुमको मार देंगे। और उनको जाके वहां पे एक तरफ पाकिस्तान 50 किलोमीटर वाघा बॉर्डर, 100 किलोमीटर फिरोजपुर का बॉर्डर, 50 किलोमीटर बॉर्डर गंगानगर का, 70 किलोमीटर, और उस प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान की हिट लिस्ट में, जो दाऊद जैसे लोगों को बर्बाद कर देता पाकिस्तान को, सर्जिकल, उसको घेर देते हो। कल को पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाता, फिर कहते दंगे हो गए जनाब, दंगे हो गए। दंगे कराने वाले कौन? पहले भी आप थे, बेंत सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने दंगे कराए। ना इंदिरा गांधी को मारते, ना दुनिया पूरे हिंदुस्तान में सिख समुदाय, मेरे भाई बहन, उनके ऊपर अत्याचार होते। ये कहते बस पंजाब में बैठे हम ही हैं, बाहर के सिख तो है ही कुछ नहीं। बाहर के सिखों तो उनकी तकलीफ को समझते नहीं। हर सिख हिंदुस्तान में खुशहाल है, पंजाब में खुशहाल नहीं, हिंदुस्तान में हर सिख खुशहाल है। उनकी पगड़ी की इज्जत होती है। ये इनको उनकी पगड़ी का बिल्कुल ध्यान नहीं, चाहे अमृतपाल हो चाहे ये खालसा हो। डोवाल साहब के बारे में आपके क्या ख्याल है? डोवाल साहब, और देखो डोवाल क्या कहूं उनके बारे में, ऐसे राष्ट्र के गौरव है ना, इस उम्र के अंदर जो पाकिस्तान में 6 साल, उनकी बात करता हूं, उनके इतिहास को पढ़ता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते। ये है राष्ट्रभक्ति। पाकिस्तान में रह के रेहड़ी लगानी, पाकिस्तान में रह के सब्जियां बेचनी, मौत का कफन बांध करके डोवाल साहब वहां अपनी मातृभूमि के लिए काम करते हैं और जिंदा शहीद की तरह वापस आते हैं। आज हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दी जाती है उस व्यक्ति को। पहले सुरक्षा सलाहकार भी होते थे, सारे टेलीफोन टेप करने वाले होते थे, किसी को राष्ट्र का, किसी को सीमाओं की रक्षा का, किसी को फिक्र नहीं होता था, बस प्राइम मिनिस्टर को खुश करना है। टेलीफोन टैपिंग वाली क्या घटना? उनका धंधा ये था, पीएम को खुश करो। डोवाल साहब का काम ये धंधे नहीं है, टेलीफोन टेप क्या होता है उनको पता ही नहीं होगा। वो तो उसका एक ही मिशन, प्रथम राष्ट्र, सीमाओं की रक्षा, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, वो है अजीत डोवाल, हमारे राष्ट्र का गौरव। भगवान उनकी उम्र लंबी करे। ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? है कोई? मुझे बताओ किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये सोच है? अब जब हर व्यक्ति के अंदर प्रथम राष्ट्र आ जाए, इस देश की तरफ को देख नहीं सकता। ये देश वो है। अच्छा, अभी बीच में धीरेन्द्र शास्त्री पर जब बहुत सारे विवाद हुए थे तो आप बड़ी मजबूती के साथ उनके फेवर में खड़े हुए थे। आज भी खड़ा हूं, आज भी खड़ा हूं। क्या 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 ओपिनियन है? नहीं, क्या ओपिनियन क्या है? क्या मैं क्या हूं वहां पे? मैं किसी फंक्शन में गया था, मैं हनुमान जी के चरणों में रहता हूं, मैं उनके हाजिरी भरता हूं। मैंने कहा यहाँ को महाराष्ट्र में उनको चैलेंज, मैं बताऊं ना, मैं बताऊं, वहां मैं गया तो मैंने कहा यहाँ
कुछ स्थान है, कहते हनुमान जी का मंदिर। मैं चला गया, मुझे नहीं पता शास्त्री जी का स्थान है। मैं गया, पहले से प्लानिंग करके? ना 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 ना, मैं गया, कई शास्त्री जी हैं। कौन है शास्त्री, मुझे नहीं पता था। गया, शास्त्री जी को पहली बार दर्शन किए, तो बड़ी बातें हुई, प्यार से देश की बातें हुई। वो मेरे बारे में जानते थे, वो मैं नहीं जानता था, है ना। तो कहते किताब पकड़ ली और हाथ में वो था अपना भगवान का, है ना। तो कुछ मन में सवाल, मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं, मैं तो कुछ सोच के आया नहीं। मैंने कहा मेरा राष्ट्र मजबूत रहे, हमारे जवान मजबूत रहे, सीमाएं मजबूत रहे, राष्ट्र की तरफ आए। वही जवाब उन्होंने दे दिया। मैं तो प्लानिंग से गया नहीं। अच्छा, उन्होंने लिख दिया था? हाँ, अब मैं क्या कहूं, मैंने को अपना तो पूछा ही नहीं ना। मुझे पता था वो क्या लिख रहे हैं, ना मुझे पता गदा पकड़ा हुआ है इसका मतलब क्या। मेरी सोच ही नहीं, किसकी कसम उठानी, मैं खा लेता हूं। कई लोग तो कहते हैं कि वो मतलब बहुत फैब्रिकेटेड करते हैं ये सब, आपको जब मेरी बात नहीं समझे भैया जी। जब मैं गया, मैं सोच के गया नहीं। मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री का कार्यक्रम था, उनमें वो भी आए थे रात को। मुझे नहीं पता कौन है, मैंने उनके प्रवचन जरूर सुनता था। मेरी सिस्टर को भेज देती थी बाहर से, उनके अच्छे प्रवचन कभी सुन। मुझे नहीं पता कौन है। मैं तो हनुमान जी के मंदिर गया और मुझे पुलिस वालों ने मना कर दिया, जी आज मंगलवार नहीं जा सकते, भीड़ होगी, सुरक्षा कर। मैं कहा जी मैं पैदल जाऊंगा, आप छोड़ दीजिए। हनुमान जी का मंदिर है तो मैं तो जाता हूँ, जो ऐतिहासिक है। गया, उनको पता चला बिट्टा आया, उन्होंने मुझे बुला लिया, मुझे अपने चरणों में बिठा लिया। अब मैं तो, मुझे पता ही नहीं वो सवाल पूछते हैं या नहीं पूछते, मुझे पता ही नहीं। हनुमान जी की कसम खा के कहता हूं, मैं राम जी की कहता हूं, गुरु महाराज मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा यार ऐसे आया तो पूछो। पूछा, मैंने मन के अंदर विचार आया, उन्होंने मुझे लिख के दे दिया। बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, मैं उनको गलत कहूं। अब जो कहता रहे, राम जी का प्रचार तो करते, राष्ट्र की बात तो करते, धर्म की मजबूती की बात तो करते, और हमने क्या लेना है। अब जिनको पंजाब में तकलीफ है उनको तकलीफ है, हिंदू राष्ट्र की बात की पंजाब के लोग, अरे तुमको क्या तकलीफ है। सिख धर्म तो वो धर्म है जिसके अंदर पूरी दुनिया से, तुम क्यों पंगा लेते हो। उनका निशाना कहीं होगा, वो जाने, तुम क्यों पंगा लेते हो। हमारी आदत है पंगे लेने की। जब हरमंदर साहब के अंदर सारे धर्मों के लोग आके नमस्कार करते 4 दरवाजों में, तो हम पंगा क्यों ले। इनको तो इशू चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंजाब का कोई आदमी उत्तर प्रदेश आया और वो यहाँ पर कोई बिजनेस कर रहा था, वो बहुत खुशहाल था। उसने कहा कि रात की बात है भाई, रात की बात है, उत्तर प्रदेश रुद्रपुर के अंदर, रुद्रपुर, हाँ रुद्रपुर तो उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड, उसके पास ही यूपी बॉर्डर, यूपी भी और वहां भी। तो हाँ। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं? देखो जी, जब यूपी के अंदर बहनों के सुहाग उजड़े जाते थे, बच्चे यतीम होते थे, पंजाब की तरह खून की नदियां बहती थी, किसी की माँ को ये नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति घर से निकला वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। गाजियाबाद हो या वाराणसी हो या कोई हो, हम कहा करते थे यहाँ KPS गिल जैसा गवर्नर होना चाहिए, यहाँ चीफ मिनिस्टर बेन सिंह की तरह CM होना चाहिए। हमें क्या पता था, ये बात मैं 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हमें क्या पता था एक गुंडों को ठीक करने वाला डिक्टेटर भी आएगा, धर्म को भी मजबूत करेगा, विकास भी होगा, सड़कों भी बनेंगी, राम जन्मभूमि का निर्माण भी होगा, बहनों के सुहागों की रक्षा भी होगी, बच्चे यतीम नहीं होंगे, खून की नदियां नहीं बहेंगी। बताओ कहाँ गोली चली, ना गोली चली ना बम चला। बताओ, पॉलिटिशियन बड़े बड़े ठोक के वो कर दिए, जिसने गलत किया तेरा इलाज वही, यही हम चाहते थे वो उसने कर दिया। अब मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूं, बताओ, मैं योगी जी के काम की तारीफ कर रहा हूं भाई। पहले हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्रिमिनल थे, मुख्तार अंसारी, बड़े बड़े MP, बड़े बड़े सारे मिनिस्टर थे पहले, खून से बने आजादी के तिरंगे झंडे आगे झूला जाते थे, पीछे 200 केस उसके ऊपर दर्ज। क्या हमारी हमारी तिरंगे झंडे की पहचान थी। जो भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने खून से इस तिरंगे झंडे को सवारा, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के जलियांवाला बाग से तिरंगे झंडा बुना गया, आजादी का तिरंगा झंडा, वो तिरंगा झंडा क्रिमिनल लोगों की बिहार और यूपी के अंदर लहराए जाते थे, बीच में मंत्री होते थे। आज बताओ, बताओ, आप सवाल का जवाब है। देश सुन रहा है, देश देख रहा है। आज अगर वो स्थिति है तो मुझे बताओ, आज क्राइम है तो बताओ। आज नोएडा चले जाओ, डेवलपमेंट, कल यूपी से निकला रुद्रपुर से आगे डेवलपमेंट, बिरला की जी इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी, क्या है जी इसमें, टावर बनते हैं जी, फैक्ट्रियां। पहले क्या था, सड़कें बनानी है, पहले आपको गैंगस्टर को, पहले क्रिमिनल को पैसा देना होगा, पॉलिटिशियन को देना होगा। आज है स्थिति,
योगी योगी है। और कल ही बात कर रहा था, मैं कहा ये आदमी को सारी जिंदगी खतरा रहेगा। कल ही अपने किसी दोस्त से बात कर रहा, रात को मैं 9 साढ़े 9 बजे योगी के बारे में बात की, क्योंकि मैं वहां पे सड़क पे आते हुए रात को रुद्रपुर से आगे जैसे पायलट स्क्वाड यूपी की लगी, किसने ये है, मैं कहा योगी जी को सारी जिंदगी, योगी नरेंद्र मोदी जी सारी जिंदगी खतरा रहेगा। इनकी सुरक्षा के लिए सबको ध्यान देना चाहिए, पब्लिक को भी ध्यान दिए, क्योंकि इन्होंने वो कर्म किए हैं राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बहु बेटियां सबकी हैं, उनके लिए भी किसी अब बहन का सुहाग नहीं मैं उजड़ने दूंगा। मैं सीएम रहूं या ना रहूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैंने मौत का कफन बांध के योगी ने सिर पे बांध लिया है, पर मैं किसी बहन का सुहाग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मैं उजड़ने नहीं दूंगा। स्पष्ट है। मुकाबले हुए, क्या उसमें किसी हिंदू को गोली नहीं लगी? क्या शुक्ला को गोली नहीं लगी? कौन सा बताइए? हम कहे मुसलमान को गोली मारी। जो क्रिमिनल थे, किसी कौम किसी मजहब का था, जिसने क्राइम किया, जिसने दहशत फैलाई, जिसने यूपी के अंदर बहनों के सुहाग उजाड़ने था, चल काम यही था। आज कंट्रोल हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब पहले जो कुर्बानी शहादत हुई, जो बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, वो पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार थी जिन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। उनको वो रुएं कभी माफ नहीं करेंगे। पिंटा साहब, आपसे बात करके बहुत मतलब हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद पर अपना कीमती वक्त देने के लिए। वंदे और मातरम। हम इसी तरह कामना करते हैं कि आप आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। और आप जो चाहते हैं, जिस तरह से मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं, आपको भगवान सामर्थ्य दे। शुक्रिया। इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। अगर जानकारियां मिली हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।